आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। जो इससे पीछे हमने लेक्चर आपका अटेंड किया था, उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर में हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ कुछ और टर्म को पढ़ेंगे, जिसमें हम डाटा की स्टोरेज, डाटा का रिट्राइवेशन और डिलीशन ऑफ डाटा एंड रिकवरी ऑफ डाटा वी विल आल्सो डिस्कस। So let's start with the concept microprocessor. What is microprocessor? Why it is used? अब यदि हम आपको बताएं तो थोड़ा सा हमने जब बेसिक्स शुरू किया था तो उस बेसिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्टोरेज होती है या जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो हमारा कंपोनेंट होता है, जो मैंने आपको दिखाया भी था, और वो कंपोनेंट आपका था ये वाला। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और यही हमारा वो कंपोनेंट है जो आपके हर एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे यदि हम चले थोड़ा सा आगे, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्या इसका यूज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक आपका आज का जो था वो आपका है माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसकी हिस्ट्री हमारी क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमारा? कंप्यूटर सीपीयू यूज्ड टू ऑक्यूपाई ए लार्ज रूम और ऑक्यूपाई कैबिनेट, हाउएवर विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। यानी कि यदि हम यहाँ बात करें तो हमारा जो प्राचीन टाइम था, तो उस टाइम हमारे कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत बड़ा होता था। और उस कंप्यूटर के साइज का बड़ा होने का कारण था कि उसके अंदर जो कंपोनेंट थे, जो स्टोरेज हमने यूज किया था, जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज हुई थी, वो हमारी बहुत बड़े साइज में होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी जो बहुत बड़े साइज की होती थी वो धीरे धीरे आज हमारे बिल्कुल छोटे रूप में आ गई है। और जो छोटे रूप में टेक्नोलॉजी आई है वो हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप के रूप में है, जो हमारे डाटा को प्रोसेस करती है। और ये जो प्रोसेसर है हमारा, ये वही हमारी एक छोटी टेक्नोलॉजी का रूप है। अब यदि यहाँ पे बोल लें कि जो हमारा फिजिकल साइज होता है सीपीयू का, वो हमारा आजकल क्या है, वो बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत छोटा आपका हो गया है। एंड नाउ इट इज पॉसिबल टू प्लेस ए सीपीयू ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप। यानी कि पहले जो हमारा सीपीयू, जिसका साइज हमारा कई सारी फीट में होता था, कई सारे एक रूम के साइज में जो है हमारे कंप्यूटर का साइज होता था, तो आज वो जो सीपीयू है वो हमारी छोटी चिप के रूप में जो है आपका आ गया है। प्रोसेसर हमारा क्या होता है? प्रोसेसर हमारा एक सीपीयू जो होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कुछ जो सीपीयू होता है उसको हम उसका प्रोसेसर कह सकते हैं, विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप, and that microchip is known as microprocessor. Nowadays almost of all the CPU are microprocessor. आजकल हमारे जितने भी सीपीयू होते हैं, सभी सीपीयू में आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो होता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा एक स्मॉल साइज का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। यानी कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बिल्कुल छोटे साइज का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो क्या करता है, विच कैरी आउट टास्क, वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि हमारे कंप्यूटर के हमारे डिफरेंट टाइप के जो टास्क है, वेरियस टास्क जो है, जिसमें हमारा डाटा प्रोसेसिंग होती है, जिसके अंदर हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ये सारे जो परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके परफॉर्म किए जाएंगे बाय माइक्रो प्रोसेसर। नाउअडेज माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट comprising millions of small components, and these components may be a resistor, it may be a transistor or it may be a diode। यानी कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर हमारे रजिस्टर होते हैं, प्रोसेसर के अंदर हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, और ये हमारे डायोड भी इसमें हो सकती है। यानी कि हमने पहले अब जब मेमोरी का या सीपीयू का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका आईसी होती है, आईसी स्टैंड फॉर
इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट है जो हमारे दो या दो से अधिक आईसी को हम मिलाते हैं तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनता है। जो हमारी आईसी होती है, आईसी के अंदर हमारे होते हैं रजिस्टर या ट्रांजिस्टर या फिर आपके डायोड। अब यदि हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो 1971 1972 यानी कि लगभग 1969 से हमारे प्रोसेसर जो है वो बने थे। और सबसे पहले जो प्रोसेसर आपका आया था वो प्रोसेसर था 4004 विच इज डिजाइंड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो ईयर था वो था 1971-72 जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल कंपनी का था। और दो प्रोसेसर आपके आए थे जिसमें हमारा एक था 4004 और एक था आपका 4040 4040। और ये जो प्रोसेसर था ये हमारा 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। 4 बिट का मतलब है कि इट कैन प्रोसेस 4 बिट ऑफ डाटा एट ए सिंगल टाइम। इसके बाद हमारा 1974 के अंदर हमारा प्रोसेसर आया जो आपका था 8080 और दूसरा था हमारा TMS 1000 विच कैन प्रोसेस 8 बिट ऑफ प्रोसेस विच कैन हैव 8 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इनकी यदि हम बात करें तो हमारा 1974 से लेके 1974-6 तक का जो टाइम था, यानी जो ये 3 साल थे हमारे 74, 75, 76, इसमें जो हमारे प्रोसेसर यूज हुए उसमें हमारा इंटेल के थे, उसके साथ मोटोरोला का हमारा 6800 और MCS 48 और इंटेल का ही 8085 प्रोसेसर आया जो हमारे सारे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। आफ्टर दैट इन 1979, 1985 इसके अंदर भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपके 8 बिट के रहे हैं। बट यदि हम बात करें 1978 की, 1978 के अंदर आपका 60 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका मार्केट में आया था जिसका नाम था हमारा 8086, जो मोटोरोला का हमारा 68000 और जिलोंग का Z8000 जो है आपका था। इसके बाद हमारी यदि हम बात करें तो 1987 तक हमारा जो 60 बिट माइक्रो प्रोसेसर है वो मार्केट में रहा। इसके बाद जो आपकी टेक्नोलॉजी है जिसको आप P1, P2, P3, P4 सिस्टम बोलते थे, तो वो प्रोसेसर हमारे P1 से लेके जो है पेंटिनम जो प्रोसेसर थे वो आपके मार्केट में आए। और सबसे पहला जो हमारा प्रोसेसर था पेंटिनम इंटेल का जो है 1993 में आया जो आपका 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद 1995 के अंदर ही पेंटिनम प्रो जो है वो मार्केट में आ गया जो आपका 32 बिट का था। इसके बाद हमारा एटमेल और इंटेल का पेंटिनम 2 जो है वो आपका मार्केट में आया। इट इज आल्सो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। देन वी हैव इन 1999 पेंटिनम 3 जो है आपका, ये आपका सेजलॉन कंपनी का और जेसन कंपनी का जो है वो आपका रहा, ये भी आपका 32 बिट था। आफ्टर दैट इन 2000 हमारी जो जनरेशन है वो P4 में पहुंच गई। पेंटिनम P4 जो है आपका वो मार्केट में आया विच इज आल्सो डिजाइन्ड बाय इंटेल कंपनी एंड इट इज आल्सो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इन 2003 देन वी हैव पेंटिनम M। आफ्टर दैट इन 2006 and 7 then the technology take its advancement and the processor from P1, P2, P3, P4 it jumped to Core 2 Duo and quad processor are in market which have 32 bit of microprocessor. And then in 2008 we have Core i7 processor is also in the market and it is also 32 bit microprocessor. Then we have also a microprocessor specification, यानी कि जब आप किसी भी सिस्टम को चेकआउट करते हो, किसी भी सिस्टम को आप लेने के लिए बात करते हैं तो उसी कैपेसिटी हम चेक करते हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उस माइक्रो प्रोसेसर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है और उन स्पेसिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है, वी विल डिस्कस हियर राइट नाउ।
माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर, यानी कि हमारे अलग अलग फीचर आपके होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जिसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका उसके जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो चिप टाइप है वो क्या है, उसका वर्ड साइज क्या है, उसका मेमोरी साइज क्या है, और उसका जो क्लॉक स्पीड है वो क्या है, वो हम उसके अंदर देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा वर्ड साइज है। वर्ड साइज का मतलब क्या होता है, वर्ड साइज का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। इनका मतलब क्या है, 4 बिट का मतलब है कि प्रोसेसर कैन प्रोसेस 4 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। 16 बिट प्रोसेसर का मतलब है इट कैन प्रोसेस 16 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। 32 बिट मीन्स इट कैन प्रोसेस 32 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। Earlier a word was of 8 bit, पहले हमारा जो वर्ड होता था वो हमारा 8 बिट का होता था। It was the maximum limit at that time. At present the minimum word size is 16 bit. इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, जब मेजरमेंट यूनिट के बारे में हमने बात किया था तो मेजरमेंट यूनिट में आपको बताया था कि 2 बाइट मीन्स 16 बिट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 वर्ड। तो हमारा जो प्रोसेसर है, जो हमारा मिनिमम वर्ड साइज है वो आपका 16 बिट का होता है, और मिनिमम हमारा 16 बाइट, और मैक्सिमम जो है वो आपका 64 बिट का जो वर्ड साइज है वो आपका होता है। और ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी के साइज के ऊपर। अब मेमोरी साइज क्या होता है, व्हाट इज मेमोरी साइज? डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज। इनके वर्ड का जो साइज है वो आपकी रैम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ड का जो साइज है वो आपका डिसाइड होगा। इनिशियली रैम जो होती है, रैम हमारी जो स्मॉल साइज की जो होती है वो होती हमारे पहले 4 MB की आई, 4 MB की होती थी। फिर आपकी 4 से 8 जो 4 MB की थी उसमें क्या था हमारा 4 to 8 बिट वर्ड साइज जो आपका होता था। बट जब हमारा साइज ये इंक्रीज हो गया और ये हमारा जब वर्ड का जब साइज इंक्रीज हुआ तो ये हमारा 32 बिट 64 बिट जो है आपका वो हो गया। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो मिनिमम वर्ड साइज है इट इज 16 बिट और मैक्सिमम जो है दैट इज 64 बिट। बिकॉज इट हैज बिकम फिजिबल टू यूज रैम ऑफ साइज अप टू 16 एक्साबाइट। आजकल जो रैम है उनके साइज हमारे बहुत ज्यादा वेरिएट हो गए हैं, और नाउअडेज वी कैन यूज ए रैम ऑफ साइज अप टू 16 एक्साबाइट। हमने मेगाबाइट पढ़ा है, हमने गीगाबाइट पढ़ा है, हमने टेराबाइट पढ़ा है, इसके ऊपर हमारे पास आता है एक्साबाइट। वहां तक की रैम भी जो है आजकल आपके मार्केट में आ गई है। इसके बाद होता है आपका क्लॉक स्पीड। ध्यान से पढ़िएगा, क्लॉक स्पीड होता क्या है। कंप्यूटर के अंदर क्या हमारा एक इंटरनल क्लॉक होता है। वी हैव एन इंटरनल क्लॉक इनटू द सिस्टम विच जनरेट पल्सेस। जो आपके सिग्नल को जो है वो जनरेट करता है, आपकी जो पल्सेस होती है उनको आपका जनरेट करता है, और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो आपकी सिग्नल जो आपके जनरेट होते हैं इसके लिए आपका क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल होता है टाइम का। रेगुलर इंटरवल जो आपका टाइम का होता है किसी भी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। जो क्लॉक स्पीड होती है वो सिंपली, इसका मीनिंग क्या है, सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड बाय द क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका क्लॉक है उस क्लॉक ने 1 सेकेंड के अंदर कितनी पल्सेस आपकी जनरेट की है। आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस। In your computer, how many pulses are generated in a second by the clock in your system? आपके सिस्टम के अंदर आपके क्लॉक ने 1 सेकेंड के अंदर कितनी पल्सेस आपकी जनरेट की है। जो आपकी पल्सेस जनरेट हुई है दैट इज नोन एज क्लॉक स्पीड। द क्लॉक स्पीड इंडिकेट द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट
इंस्ट्रक्शन। और ये जो हमारा क्लॉक स्पीड होता है ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस स्पीड से आपके डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को वो जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। और पहले जो हमारी ये एग्जीक्यूशन का जो मेजरमेंट थी वो होती थी, आपकी मेजर होती थी हर्ट्ज के अंदर, फिर हमारी किलो हर्ट्ज में आई, फिर हमारी मेगा हर्ट्ज में, फिर गीगा हर्ट्ज में। तो इस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो मेजरमेंट है वो भी आपकी बढ़ती गई है। और अब जो हमारी चिप डेंसिटी होने की वजह से अब इसको हम मापते हैं आपकी गीगा हर्ट्ज के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है वो है आपके कॉस्ट। आजकल हम पढ़ते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें आप कोर एक शब्द यूज करते हैं CORE। अब CORE कोर जो है वो क्या होता है, ये हमारी एक बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट होती है। A basic computation unit of the CPU is known as cores. Earlier processor had only one computation unit, thereby capable of performing only one task at a time. यानी कि पहले जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते थे तो उसके अंदर हमारी सिर्फ एक ही कंप्यूटेशन यूनिट होती थी। Only single computation unit is there in the past, but now with the advent of multi-core processor. लेकिन आजकल क्या है, हमारे जो प्रोसेसर जो आपके आए हुए हैं वे उन प्रोसेसर के अंदर आपकी एक मल्टी कोर एडवेंट जो है वो आपकी हुई है। इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। भाई वो हमारी मल्टी कोर आ गई है। मल्टी कोर आने की वजह से ही आज हमारे जो प्रोसेसर है वो इतने फास्ट हैं कि दे कैन परफॉर्म एट वेरी हाई स्पीड। CPU with 2, 4 and 8 core is called dual core। अभी आप सुनते हो कि ये हमारा सिस्टम जो है वो ड्यूल कोर है। ड्यूल कोर का मतलब है कि हमारा वो CPU जिसके अंदर नंबर ऑफ कोर जो है वो आपकी 2 है, 4 है या 8 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सिस्टम विद कोर 2, 4 और 8 इट इज कॉल्ड ड्यूल कोर, क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर। यानी कि हमारा वो सीपीयू जिसके अंदर 2 कोर है, 2 कोर जहां पे है उसको बोलेंगे ड्यूल कोर। जहां पे हमारी कोर 4 है उसको बोलेंगे हम क्वाड कोर। और जहां पे आपकी कोर जो है वो 8 है उसको बोलेंगे आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर। समझ में आपका आ गया होगा कि कोर जो होते हैं इनके ड्यूल कोर प्रोसेसर का मतलब क्या है, आपके क्वाड कोर का मतलब क्या है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके बारे में आप सुनते आए हैं बट आपने इसके बारे में ये पता नहीं है व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर वास्तव में होता क्या है, ये हमारा एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, दिस इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज ए सीपीयू बट इट हैज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स आर एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप। यानी कि इसके अंदर हमारा छोटा सा प्रोसेसर होता है, एक छोटी सी रैम होती है और वो जो हमारी रैम और रोम जो होती है या जो सीपीयू होता है वो हमारा एक सिंगल चिप के ऊपर ही आपका एम्बेड किया जाता है, एक चिप के ऊपर ही आपका वो जोड़ा जाता है। और ये हमारा क्या है, एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली ए सीपीयू ऑन द चिप। यानी कि हम कह सकते हैं भी जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपकी किसी भी काम को रिपीट करती है, आपके कपड़े को वॉश करती है, उसका जो ट्रिगर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो ऑन होता है, वो बजता है, आपको बता देता है कि आपका जो एक राउंड है वो आपका पूरा हो गया है। आपने मशीन के अंदर कब पानी डालना है, कब आपने उसके अंदर डिटर्जेंट डालना है, वो जो आपको इंडिकेट करता है वो हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। और वो जो कंप्यूटर उसके अंदर डाला होता है, वो सीपीयू जो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर। आपकी घड़ी होती है, आपकी घड़ी में अलार्म ऑन हो गया, भाई आपने टाइम डाल दिया, उस टाइम के ऊपर ही अलार्म बजेगा। वो क्यों बजेगा, क्योंकि आपने टाइम सेट किया था और वो टाइम जो सेट किया है वो जो रिकॉर्ड होगा वो आपका एक छोटी सी चिप होगी, एक छोटी चिप के अंदर वो रिकॉर्डिंग होगी
वो भी हमारा रिकॉर्ड क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर हमारी एक छोटी सी चिप जो है वो लगाई गई थी। वो जो चिप है उसको बोलेंगे हम माइक्रो कंट्रोलर। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक विशेष कार्य को करने के लिए हमारी एक स्मॉल चिप के अंदर जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डिफरेंट टाइप के काम जो है वो करेंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, और जब हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होगी, उसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर जो आपका होता है वो कैसे होता है। उसके अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, मोस्ट कॉमनली शब्द है, वो होता है बस। बस हमारा वो मीडियम होता है जो हमारे डाटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं, जो माध्यम हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बस। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा होता है उस डाटा को कभी हमने अपने हार्ड प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी को देना होता है, कभी हमने प्राइमरी मेमोरी को देना होता है, कभी हमने जो आपके पोर्टेबल डिवाइस है उसमें डालना होता है, कभी अपने प्रोसेसर को डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। जब हम अपने डाटा को डिफरेंट लोकेशन पे सेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ डाटा। अब ट्रांसफर ऑफ डाटा हमारा क्या होता है, वो हमारा मेमोरी के अंदर भी हो सकता है और वो हमारा सीपीयू के अंदर होता है। अब डाटा ट्रांसफर की जरूरत क्यों होती है? डाटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। डाटा मे बी ट्रांसफर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और इट मे बी ट्रांसफर्ड between different components of a computer system using physically wire। अब फिजिकली वायर जो होती है जो हमारे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आएगी। डाटा ट्रांसफर कैसे? भाई मान लो मेरे को प्राइमरी मेमोरी से लेके सीपीयू को डाटा लेके जाना है, या सीपीयू से डाटा मेरे को प्राइमरी मेमोरी में लेके आना है, या आप कह सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डाटा को मैंने ट्रांसफर करना है। तो इस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो हम फिजिकल माध्यम यूज करेंगे, फिजिकल मीडियम जो यूज करेंगे, वो हमारा कहलाएगा डाटा बस। अब डाटा बस में क्या होता है? डाटा बस के अंदर क्या करेगी? डाटा बस टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। दूसरा क्या होगा, जो डाटा बस होती है इसमें एक तो आपकी डाटा बस होती है, एक आपका एड्रेस बस होती है, और एक आपकी कंट्रोल बस होती है। ये तीन तरह की बस आपकी वहां पे यूज होती है। फर्स्ट वन डाटा बस। डाटा बस क्या करेगी? ये हमारे डाटा को ट्रांसफर करेगी डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। एड्रेस बस क्या करती है? एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यानी कि जब हमारा डाटा सेंड किया जाता है तो उसके ऊपर दो एड्रेस होते हैं, एक सोर्स एड्रेस और एक डेस्टिनेशन एड्रेस। जो हमारा सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगी और उस एड्रेस को आपका सेंड करेगी, वो होगी आपकी एड्रेस बस। नाम से स्पष्ट है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेस बस। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। भाई डाटा कहां से आया है, कहां जाना है, वो हमारा रिकॉर्ड होता है आपकी एड्रेस बस के अंदर। और इसके बाद हमारी तीसरी होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है? इट कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ऑल दीज थ्री बस कोलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। इन तीनों बस को हम मिला दें, कौन कौन सी को? डाटा बस को, एड्रेस बस को और कंट्रोल बस को यदि हम मिला दें तो देन वी कैन कॉल देम ए सिस्टम बस। इनको हम बोलेंगे फिर सिस्टम बस। एनी डाटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डाटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू बी नीड प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि जब यदि हमने डाटा की प्रोसेसिंग होनी है तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमने उस डाटा का या तो इनपुट डालना पड़ेगा या हमने मेमोरी के अंदर से उस डाटा को कैप्चर करना पड़ेगा। जब हम डाटा को कैप्चर करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारी सिस्टम बस को। अब जो सिस्टम बस होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप की होगी। उसमें जो डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल मतलब है उसमें डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है। किसके अंदर? डाटा बस के अंदर। बट जो कंट्रोल बस होती है
और जो एड्रेस बस होती है वो होती है यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में डाटा हमारा उसमें जाएगा, बोथ साइड में डाटा उसमें नहीं जा सकता। दोबारा बता रहा हूं आपको कि जो डाटा बस होती है वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, जबकि एड्रेस बस और कंट्रोल बस वो हमारी यूनि डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल आपकी वो होगी। इसके बाद है टू राइट डाटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डाटा ऑन द डाटा बस which is then written to the specific address provided through the address bus in case of read operation। यदि वहां पे सिर्फ हमारा रीड ऑपरेशन है तो क्या करेगा, जो सीपीयू है वो स्पेसिफाई करेगा एड्रेस को, डाटा हमारा प्लेस हो जाएगा डाटा बस के अंदर बाय ए डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड मेमोरी कंट्रोलर। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है ये आपका है कि जो सीपीयू होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल बस है, एक आपकी एड्रेस बस है और एक आपकी डाटा बस है। जो हमारी सीपीयू होता है, सीपीयू आपके डाटा को जो कंट्रोल बस है वहां से ले भी सकता है और दे भी सकता है, लेकिन जो एड्रेस बस है वो सीपीयू से सिर्फ डाटा को लेगी, वो देगी नहीं। इसके बाद जो हमारी डाटा बस है वो डाटा ले भी सकती है और दे भी सकती है सीपीयू को। यदि हम बात करें मेमोरी की, मेमोरी में भी वही है कि जो कंट्रोल बस से वो डाटा आपका ले भी सकती है और दे भी। यहां से हमारा जो मेमोरी है, यहां पे मेमोरी आपका सिर्फ एड्रेस बस से डाटा को, एड्रेस को सिर्फ लेगी, देगी नहीं। इसके बाद हमारा जो डाटा बस है वो मेमोरी के अंदर डाटा को आपका दे भी सकती है और वहां से डाटा को ले भी सकती है। इसके बाद हमारा है जो इनपुट और जो आउटपुट यूनिट होती है उसमें हमारा डाटा बस भी काम आती है, उसमें आपकी एड्रेस बस भी काम आती है और उसमें आपकी डाटा बस भी, यानी कि तीनों काम आपके कर सकती है। कौन? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ये हमारी तीनों को यदि हम मिला देंगे तो इन तीनों को बोलेंगे सिस्टम बस। तीनों हमारी क्या हो जाएगी? दीज आर नोन एज ए सिस्टम बस। इसके बाद हमारा होता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। भाई डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। डाटा हमारा क्या है? कंप्यूटर हमारा प्राइमरीली ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर एवरीथिंग एज डाटा। भाई जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं वो सारा हमारा डाटा होता है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है रा डाटा। जो रा डाटा होता है वो हमारा फैक्ट के रूप में होगा, वो हमारा कंसेप्ट के रूप में होगा। उसके अंदर हमारे क्या हो सकते हैं? उसके अंदर हमारे इंग्लिश के सारे अल्फाबेट हो सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल में। उसमें हमारे नंबर हो सकते हैं 0 से 9 तक। उसमें हमारे कोई भी सिंबल हो सकते हैं, @ है, हैश है, कुछ भी आपके ये हो सकते हैं। ये सारा जो हमारा ये यदि हमारे डिफरेंट है, यानी कि हमारा सेपरेट फॉर्म में यदि है, अलग अलग यदि है तो ये डाटा होता है। यदि हम इस रा डाटा को मिला देंगे तो फिर हमारा डाटा कहलाएगा, और यदि हम डाटा को कंबाइन करेंगे एक मीनिंगफुल वे में, देन इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो डाटा होता है, डाटा हमारा कितने टाइप का होता है? डाटा बेसिकली आपका 3 तरह का होगा। उसमें एक तो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, और तीसरा होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा। सबसे पहले मेरे पास है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे नाम से स्पष्ट है भाई हमारा वो डाटा जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं है, जिस डाटा को मैनेज नहीं किया गया है, उसको बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसमें आपका क्या है? डाटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट। यानी कि हमारा वो डाटा जो किसी एक रिकॉर्ड फॉर्मेट में डिफाइन नहीं किया गया है, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड मेथड में नहीं है, उसको बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। एग्जाम्पल हमारा है भाई जैसे हमारी कोई भी ऑडियो या वीडियो फाइल है, कोई आपका ग्राफिक्स है, कोई टेक्स्ट है, या हमारा कोई सोशल मीडिया का पोस्ट है, या सैटेलाइट से हमने कोई डाटा जो या इमेज जो है वो कलेक्ट करी है। यानी कि हमारा डिफरेंट टाइप का डाटा है, वो हमारा एक टाइप का डाटा नहीं है, तो वो होगा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो हमारा कुछ इस तरीका का होगा। जैसे यहाँ पे है द यूनिवर्सिटी हैज 5600 स्टूडेंट्स, जॉन्स ID is number 1, he is 18 years old and already hold a BSc degree
मतलब ये इस तरह का जो डाटा होगा दिस इज नॉन अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें कोई स्ट्रक्चर आपका डिफाइन नहीं हुआ है। दूसरा होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होगा, डाटा विच हैज नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन इंटरनल टैग्स और मार्किंग टू सेपरेट डाटा। भाई हमारा डाटा वेल डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन उस डाटा को सेपरेट करने के लिए हमने कोई ना कोई टैग या हमने कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन आपकी दी है। जैसे आप ये देखते हो कि ये हमारा डाटा है जिसमें हमने टैग यूज किया है ये वाली। ये जो हमारा है एक लैंग्वेज होती है आपकी, एक तो HTML होती है और एक होती है हमारी DHTML डायनामिक, और एक होती है आपकी XML। XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये डाटा हमारा उस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है जिसके अंदर इस डाटा को डिफाइन करने के लिए आपकी टैग यूज की है। जहां पे हमारा डाटा वेल डिफाइंड नहीं है लेकिन उस डाटा को सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई इंडिकेशन आपका दिया गया है, दैट इज नोन एज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। आफ्टर दैट वी हैव स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज वेल फॉर्म्ड एंड इट हैज ए वेल स्ट्रक्चर in the form of record, means data which follow a strict record structure and easy to comprehend is called data structure। जैसे यहाँ पे है ये डाटा स्ट्रक्चर करते हैं भाई, ये इसमें हमारी सारी आईडी है, यहाँ पे हमारे सारे नाम है, यहाँ पे उनकी एज है और यहाँ पे उसकी डिग्री है। ये नहीं कि हमारा कोई भी डाटा जो एक प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर किया गया है जिसके अंदर हमारा डाटा जो है वो फॉर्म में है, टेबल में हमने डाटा को डिफाइन कर दिया है और जो एट्रीब्यूट जिस टाइप का हमने डिफाइन किया है उसी टाइप का डाटा यदि हमने वहां पे दिया है देन इट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आता है हमारा डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अब डाटा कैप्चरिंग का मतलब होता है भाई आपने कहीं से डाटा लिया, आपके पास इनपुट आया, उस इनपुट को आपने अपने सिस्टम में एंटर कर लिया। जो हम सिस्टम के अंदर डाटा को लेते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। फिर उस डाटा को हम फ्यूचर यूज के लिए किसी न किसी लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। जैसे हमारी हार्ड डिस्क में हमने अपने डाटा को स्टोर कर लिया, यदि हमने अपने डाटा को अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया है देन इट इज कॉल्ड स्टोरेज। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन होता है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा पड़ा हुआ था, उस डाटा को मैंने रीड करना है, उस डाटा के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, उस डाटा को अपनी हार्ड डिस्क से कॉल करूंगा। अपनी हार्ड डिस्क के अंदर से डाटा को जब मैं कॉल करता हूं देन दिस इज नोन एज रिट्राइवल। यानी कि प्रोसेस डाटा में आपको सबसे पहले इनपुट करोगे, जो इनपुट करेंगे उसका मतलब है आपका कैप्चरिंग ऑफ डाटा, मीन्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म इज नोन एज data capturing. This capturing may vary from simple instruction through keyboard, barcode reader, used as shopping outlet, sometimes heterogeneity among data sources make data capturing a complex data। यानी कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आएगा तो उस डाटा में सिमिलरिटी आपकी नहीं हो पाती, और यदि डाटा में सिमिलरिटी नहीं है देन इट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स डाटा। इसके बाद हमारा डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का सिंपल मीनिंग है कि जब हमारे पास डाटा आया, डाटा हमने कैप्चर किया तो उस डाटा को हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। जब हम उस डाटा को स्टोर करते हैं देन इट इज नोन एज डाटा स्टोरेज। उसके बाद है डाटा रिट्राइवल। डाटा रिट्राइवल का मतलब है फैचिंग ऑफ डाटा, मीन्स अपनी मेमोरी के अंदर से डाटा को निकाल के लाना किसी ऑपरेशन के लिए, वो कहलाएगा आपका फैचिंग ऑफ डाटा। इसके बाद दो टर्म और है, उसमें आपका है डाटा डिलीशन एंड रिकवरी। डाटा डिलीशन का मतलब है कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा था और किसी पर्सन ने उस डाटा को आपका करप्ट कर दिया वहां से या डिलीट कर दिया। यदि डाटा वहां से हमारा बाई चांस वो डिलीट हो गया है, एक्सीडेंटली डाटा हमारा वहां से लॉस हो गया है, तो उसको बोलेंगे हम डाटा डिलीशन। और डाटा डिलीशन को रोकने के लिए हमारे पास एक ही मकसद है कि एक तो ये हो सकता है कि हमने अपनी मेमोरी को खाली करना था, हमारे लिए इस डाटा का कोई यूज नहीं था। दूसरा हो सकता है कि किसी ने आपका जानबूझ के उस डाटा को करप्ट किया है, तो इसका हमारा एक ही माध्यम है इसको बचाने का कि हम अपने सिस्टम की जो एक्सेस है
किसी भी अनवांटेड पर्सन को न दें, या हम अपने सिस्टम को ऊपर सिक्योरिटी लगा के उसको हम सिक्योर रखें। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ डाटा, कि हमारा डाटा यदि वहां से डाटा जो डिलीट हुआ था, यदि उस डिलीट किए हुए डाटा को हम दोबारा एक्सेस कर लेते हैं तो देन दिस ऑपरेशन इज नोन एज रिकवरी ऑफ डाटा। ये हमारा आज के चैप्टर में था। कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाई वी यूज सॉफ्टवेयर इनटू द सिस्टम। दैट्स फॉर टुडे ओनली डियर स्टूडेंट्स। कल हम मिलेंगे। अब यदि आपको लेक्चर ये अच्छा लगा है और आपने चैनल पे ये डाटा, इससे पहले जो लेक्चर है यदि वो आपको अच्छे लगे हैं, देन it is my humble request, please subscribe my channel and share it among other students so they can also get the benefit. Thank you. Have a nice day.